हाँ, तो आपका जो चैप्टर 3 है इसके अंदर मैंने क्वेश्चन आंसर को बहुत ज़्यादा इजी बनाया है आपके लिए, और बहुत थोड़ा कुछ लाइनें ऐड भी करी है, बहुत शानदार क्वेश्चन आंसर आपके लिए बनाए हैं। अच्छे से पढ़ना है, पढ़े हुए हैं फिर भी आपको पढ़ना है, ठीक। खूब सारी बातें आपको याद हो जाएगी और खूब सारी बातें वही जो अपने व्याख्या में पढ़ी थी। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन किस हिसाब से आएंगे, आपके बुक के जो पीछे दे रखे हैं एनसीईआरटी बुक के पीछे वो तो है ही हैं, उसके अलावा क्वेश्चन पेपर इसके अंदर ऐड करें जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आरो भाग सेकंड काव्यखंड जो है चैप्टर 3 को नारायण जी द्वारा लिखा हुआ, जिसमें 2 कविताएं अपने पढ़ी थी, एक तो कविता के बहाने और एक बात सीधी थी पर। दोनों बातें देखो एग्जाम में एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा भी आता है, कैसा कि कुंवर नारायण की कोई 2 रचनाओं के नाम लिखिए, ठीक, कोई 2 कविताओं के नाम लिखिए, कोई 2 ऐसी कृतियों के नाम लिखिए, कुछ भी आ जाता है। तो कविता के बहाने या बात सीधी थी पर, या फिर ऐसा भी आ सकता है कि कविता के बहाने या बात सीधी थी पर ये किसके द्वारा लिखी गई हैं, तो कुंवर नारायण जी के द्वारा। मतलब 1 मार्क्स में क्वेश्चन कैसा भी घूम फिर के आ सकता है, उसके लिए अपन को तैयार रहना है, ठीक है। ओके, बात करते हैं अपन क्वेश्चन आंसर की। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, किस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। माने का मतलब आशय, मीनिंग, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मीनिंग, अर्थ क्या है। माने का मतलब अर्थ क्या है इस चीज़ का, किस चीज़ का, कि सब घर एक कर देने। नाम से ही पता चला सब घर एक कर देगा, मतलब है सबको एक समान नजर से देखना, सभी घरों को, मतलब जैसा कि, और इस कविता में अपन ने किसको देखा था ऐसा, बच्चों को। बच्चे किसी भी घर में चले जाते हैं खेलने के लिए, उनको खेलना है, वो ये नहीं देखते किसका घर है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको एक समान नज़र से देखते हैं, ठीक है। यानी कि बच्चे खेल में अपने पराये का भेद भूल जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल, और सभी घरों को अपना घर जैसा मानते हैं। और उसी प्रकार कविता भी शब्दों का खेल है भाई। कविता क्या है, आप कैसे भी कविता लिख सकते हो, जैसा आपका नॉलेज है उस अकॉर्डिंग आप कविताएं लिख सकते हो। ये तो एक शब्दों का खेल है, जितने अच्छे शब्दों का यूज करोगे उतनी अच्छी कविता हो जाएगी, ठीक है। ये तो शब्दों का खेल है, उसका क्षेत्र व्यापक है, मतलब बहुत बड़ा है, जितना चाहो लिख सकते हो, जो शब्द आपको अच्छा लगे, जैसी कविता आप लिखोगे उतना उसको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो कवि अपनी कविता में सारे मानव समाज को समान मानकर अपनी बात कहता है। इसके अंदर कवि क्या कहता है, पूरे मानव समाज को समान मानता है कविता के अंदर। और जैसे बच्चे किसी अपना प्राय नहीं देखते, वैसे कवि भी कविता को एक व्यापक क्षेत्र मानते हुए सभी पूरे मानव समाज को एक समान नज़र से देखता है। और कविता में शब्दों के खेल के साथ मानवीय भावना भी जुड़ी होती है। बिल्कुल सही, आपने देखा होगा खूब सारी कविताएं मैंने ऐसी पढ़ी है जो कभी तो कुछ इमोशनल होती है, कुछ फैमिली अटैचमेंट होता है, कभी माँ के ऊपर कविता होती है, कभी परिवार के ऊपर कविताएं होती है। मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया बात। जैसे महादेव वर्मा पढ़ेंगे अपन, गद्य भाग जब स्टार्ट करेंगे, उसमें महादेव वर्मा ने अपने नामों का मतलब बताया, अर्थ बताया। एक लक्ष्मी नाम है, एक महादेवी नाम है, उन नामों के भी कुछ अलग अलग मीनिंग है। तो बहुत तगड़ी तगड़ी चीज़ें होती है कविता में, बहुत सारी बातें होती है, उनमें मानवीय कुछ जो फीलिंग्स है, भावनाएं जुड़ी होती है, जिसमें सभी प्रकार की सीमाएं स्वयं टूट जाती है। सीमाएं का मतलब है कोई बंधन नहीं है, कोई बीच में रोक टोक नहीं, सब सीमाएं टूट जाती है, सब एक समान हो जाते हैं, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत प्यारा आंसर लिखा मैंने। दूसरा, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध है। कविता के अंदर मैं 2 वर्डों का यूज किया था, उड़ना और खिलना। इनमें कविता से क्या संबंध है, तो जिस प्रकार फूल खिलकर अपनी सुगंध एवं सौंदर्य से लोगों को आनंद प्रदान करता है ना। फूल में कितनी खुशबू आती है, चारों ओर इतना माहौल अच्छा हो जाता है, खुशबू होता है, लोग एकदम खुशी से आनंद प्रदान करता है, नव जीवन देता है, नया जीवन देता है ना। कहते हैं ना कि अगर बीमार को भी खुशबू आती है तो ठीक हो जाता है, क्योंकि प्रकृति का जो खुशबू अलग चीज़ है, फूल की खुशबू बहुत अच्छी चीज़ होती है। उसी प्रकार कविता जो होती है ना, वो भी सदैव खिली रहकर लोगों को भावों, विचारों ये यहाँ पर देखो, विचारों, यहाँ पर एक ये है विचारों का लिख लेना भाई इसको, यहाँ थोड़ा सा ये मिस प्रिंट हो गया थोड़ा। विचारों का रसपान कराती है, ठीक है। यानी कि जिस हिसाब से फूल है ना, वो खुशबू से चारों ओर माहौल बहुत प्यारा कर देता है, वैसे ही जो कविता है ना, वो लोगों को भावों, अपने विचारों का रसपान कराती है ना, रसपान कराती है। और पाठकों में, जो पढ़ने वाले लोग हैं, पाठकों में नवीन ऊर्जा का संचार करती नहीं करती। जैसे कोई कविता अपन पाठक मतलब अपन पढ़ते हैं, कोई कविता किसी ने लिखी, जैसे हरिवंश राय बच्चन ने कविता लिखी, अपन उसको पढ़ा तो हमारे के अंदर एक नई एनर्जी भर गई। जैसे कि वो अपन पढ़ते हैं कि कोशिश करने वालों को भी हार नहीं होती, उसको जब पढ़ते हैं तो जुनून आ जाता है, मतलब कहते हैं ना कि नींद उड़ जाती है, वो चीज़ एक नवीन ऊर्जा का संचार होता है, ठीक है। बहुत ईजी है। फिर तीसरा, कविता और बच्चों को समानांतर पैरेलल रखने के क्या कारण हो सकते हैं। बिल्कुल ईजी है, आराम से सोच लिया होगा आपने आंसर, कि कविता और बच्चे दोनों अपने अपने स्वभाव से खेलते हैं। बिल्कुल सही है, बच्चों का मन करता है, बच्चे वही गेम खेलेंगे, रुकेंगे नहीं जो उनका स्वभाव है, क्योंकि बच्चों का स्वभाव होता है खेलना।
वैसे ही कविता भी अपने स्वभाव से, मतलब जितने अच्छे शब्दों का यूज़ करोगे, जैसे कविता में किसी कोई भेदभाव नहीं होता, कोई ऊंच नीच नहीं होता, वही चीज़ है, दोनों अपने अपने स्वभाव से खेलते हैं। ठीक है, यहाँ पर कविता खेलने का मतलब है कविता को किस हिसाब से पेश किया जा रहा है। खेल खेल में वे अपनी सीमा, अपने प्रायों का भेद भूल जाते हैं। भूल जाते नहीं भूल जाते बच्चे, बिल्कुल भूल जाते हैं। जिस प्रकार एक शरारती बच्चा है ना, अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर में और आएगा, शरारती बच्चे से रिलेटेड कुछ मुहावरे पढ़ेंगे। जिस प्रकार एक शरारती बच्चा किसी की पकड़ में नहीं आता, कभी देखना आप शरारती बच्चा कभी किसी पकड़ में नहीं आता, उसी प्रकार जो कविता की भाषा अगर जटिल हो गई ना तो उसका कोई मायना नहीं रह जाएगा। जटिल अगर हो जाए तो चाहे उसके लिए कितने ही प्रयास कर लो, समझने के योग्य नहीं रह जाती। ठीक है, इसी प्रकार कविता और बच्चों, मतलब अब मेरी बात समझो, क्वेश्चन क्या है कि बच्चे और कविता इन दोनों को समानांतर, मतलब साथ साथ में क्यों रखा गया है, इसका क्या मतलब मीनिंग है। एक बात ध्यान रखना, कविता अपने पढ़ा था इस चैप्टर में, बात सीधी थी पर, ये जो हेडिंग है बात सीधी थी पर, शीर्षक जो है इसका मतलब ये है कि बात बहुत सीधी थी, लेकिन अपना बात में कुछ प्रभावी दिखाने के चक्कर में मैंने उस बात को बहुत ज़्यादा जटिल बना दिया, भाषा टफ बना दी, इस वजह से बात सीधी थी पर मुश्किल हो गई। वैसे ही इस यहाँ पूछा है कि जो कविता है, अगर कविता की भाषा अगर आप मुश्किल बना दोगे, जटिल बना दोगे, तो कविता का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो वहाँ पर आप चाहे कितने ही प्रयास कर लो, उतना कितने अच्छी बना लो, कितनी बड़ी बना लो, उसका कोई मीनिंग नहीं है अगर उसकी भाषा मुश्किल है। वैसे ही जो बच्चा होता है, और बच्चे में भी जो शरारती बच्चा होता है, वो किसी के पकड़ में नहीं आता। आप चाहे कितना ही प्रयास कर लो, वो जो है वो मतलब शरारती बच्चा जो है वो किसी की पकड़ में नहीं आता। उसी प्रकार समझ गए। तो बच्चों में भी जैसे एक बच्चा शरारती होता है, कोई ऊंच नीच नहीं देखता और किसी पकड़ में नहीं आता, उसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है, वैसे ही कविता भी लैंग्वेज हो जाएगी, उसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तो दोनों ही बातें एक दूसरे के समानांतर है। फोर्थ है, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने, इसका क्या मतलब है। तो देखो, फूल तो खिलकर कुछ समय बाद मुरझा जाते हैं, बिल्कुल सही, लेकिन कविता हमेशा खिली रहती है, कविता कभी नहीं मुरझाती। ठीक है, वह सदा खिली रहती है तथा अपनी भावगत सुगंध को बिखेरती रहती है। वस्तुतः कविता अनंत काल तक जीवित रहकर आनंद का प्रसार, अनंत काल मतलब जीवन भर अनंत काल तक, कोई लिमिट नहीं है, इसी कारण उसकी सुगंध सदा बनी रहती है। बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। पांचवा, भाषा को सहूलियत से बरतने, ये हेडिंग है, भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है। यानी कि नाम में पता चला भाषा को सहूलियत से बरतो, मतलब ईजी लैंग्वेज का यूज़ करो। तो भाषा को सहूलियत से बरतने का अभिप्राय है कि भाषा का सरलता, सादगी एवं सहजता से प्रयोग करना चाहिए। मेन इसका मतलब इस इतने से वर्ड का मीनिंग क्या है भाषा को सहूलियत से बरतने का, कि भाषा का सरलता, सादगी और सहजता से प्रयोग करना, इसका मतलब ये है। मतलब जितनी ज़्यादा इजी लैंग्वेज यूज़ करोगे उतना ही इजी रहेगा अगले को समझना। चाहे कविता हो चाहे लेखन हो, कविता हो या लेखन हो, उसमें शब्दों का प्रयोग बहु के अनुरूप होना चाहिए। जहाँ जिसकी जरूरत है उस वर्ड का वहाँ प्रयोग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती अपनी प्रभावी दिखाने के चक्कर में आप डिफिकल्टी वर्ड यूज कर रहे हो। बहुत ईजी है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। छठा, बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में, मतलब भाषा को प्रभावी दिखाने के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। इसका क्या मतलब है, कैसे समझाना है। तो आंसर देखते हैं अपन कि भाषा और बात का परस्पर गहरा रिलेशन है। ये हमें पता है कि बात और भाषा जो आपस में, आपको पता है कोई बात, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मैं बात करूँगा तो मैं कैसी भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, उससे हमेशा अगले के आचरण का, व्यवहार का, एजुकेशन का, हर किसी का पता चलता है। ठीक है, तो बात और उसमें प्रयोग करने वाली भाषा, इन दोनों का आपस में रिलेशन है, गहरा संबंध है। मानव द्वारा मन में जो उत्पन्न विचार हैं और जो भाव है, उनको भाषा या शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। आपके मन में आप कोई बात है तो उसको अगले को कैसे समझाओगे, अपनी भाषा से, अपने कुछ बातें कह के। तो व्यक्ति जैसा सोचता है एवं अनुभव करता है, जैसा वो फील करता है, जैसा वो सोचता है, वो उसी के अनुरूप सहजता से कह देता है। बस जो उसके दिमाग में वो कह देता है। ठीक है, परंतु कभी कभी क्या होता है कि वो अपनी बात में कुछ भाषाई प्रभाव दिखाने के चक्कर में, कुछ ऐसा इफेक्ट कि मैं अच्छा लगूंगा, मेरी लैंग्वेज जैसी होगी तो मैं सबसे डिफरेंट दिखूंगा, उस चक्कर में उसकी सरलता जो है वो समाप्त कर देता है। भाषा की लैंग्वेज मुश्किल जो ईजी बना था उसको बिल्कुल समाप्ति कर देता है, उसकी सरलता को बिल्कुल नष्ट कर देता है। इस तरह के चक्कर में पढ़कर सीधी सरल बात भी टेढ़ी हो जाती है। ऐसी भाषा जटिल शब्द चमत्कार बनकर रह जाती है और रचना क्रम में इसे क्या माना गया है, दोष माना गया है। यानी कि रचना क्रम का मतलब है कोई भी राइटिंग करें अपन, चाहे वो कविता हो, चाहे वो उपन्यास हो, चाहे गद्य पद्य, कोई सा भी लैंग्वेज हो, अगर आप मुश्किल वर्ड्स का यूज़ कर रहे हो तो अब उस भाषा का कोई मतलब नहीं रह जाता, वो रचना का एक दोष माना जाता है। ठीक है, ये चीज़ है, वो एक ड्रॉबैक्स माना जाता है।
सातवां काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है और यहाँ से 2 मार्क्स के मुहावरे जो आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में वो आ सकते हैं कि बात या फिर कथ्य की बात है, उसके लिए नीचे दी गई विशेषताओं का उचित बिंबु या बोल दो उसको मुहावरों, उनसे आपको मिलान करना है। हालांकि बुक में ये ऊपर नीचे थे, मैंने इसको एडजस्ट कर दिए हैं, 2 बार नहीं लिखे, मैंने सीधे आंसर लिख दिए हैं। ठीक है, मुहावरा है बात की चूड़ी मर जाना। इसका मतलब बिल्कुल सटीक आंसर बैठेगा, बात का प्रभावहीन हो जाना, मतलब बात का असर ही खत्म हो गया। जब चूड़ी मर गई तो आप उसको कितना ही घुमाते रहो, उसका कोई प्रभाव अब नहीं है। तो बात की चूड़ी मर जाने का मतलब बात का प्रभावहीन हो जाना। बात की पेच खोलना, बात की पेच खोलना, जैसे कोई आप किसी, जैसे अपन स्क्रू कसते हैं, बोल्ट कसते हैं, बोल्ट का अगर आपने पेच खोल दिया ईजी हो गया। किसी बोतल का ढक्कन खोल दिया ईजी हो गया, मतलब उसको अब यूज़ करना ईजी हो गया ना। वही चीज़ है कि बात को सहज और स्पष्ट कर देना। जब आपने उसको खोल दिया तो मतलब वो समझ में आ गई इजीली कि हाँ यार इजी। अब क्योंकि कोई भी चीज़ पैक होती है उसको खोलने से पता चलता है उसके अंदर क्या है, वैसे ही बात की पेच खोलने का मतलब है बात को सहज और स्पष्ट कर देना कि ये चीज़ है साहब। ठीक, बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना, इसका आंसर ये प्रॉपर बैठेगा कि बात का पकड़ में नहीं आना। जैसे शरारती बच्चा किसी के पकड़ में नहीं आता, वैसे ही बात का शरारती बच्चे की तरह खेलने का मतलब है बात का पकड़ में नहीं आना। पेच की कील की तरह ठोक देना, ये अपन ने कहा था ना कि जब चूड़ी मर जाती है तो फाइनली फिर क्या करते हैं, वहीं पर पेच को ठोक देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोई मतलब नहीं है उसका। एक्चुअल में पेच में जो कसा जाता है, कसाउट उसी में होती है। आप जब कील मारे हो तो उसका कोई वहाँ पर यूज़ नहीं है, यानी बात में कसाउट है ही नहीं, अब बात का कसाउट खत्म। ठीक है, बात का बात बन जाना, इसका मतलब है बात का बात बन गया, मतलब मामला सही हो गया भाई, कहते हैं ना वो बात बन गई, मतलब बात की बात बन गई। इसका मतलब ये है कि कथ्य का मतलब बात, कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनना। आराम से आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो बहुत ईजी है ये बातें आपको समझनी, ये सब के थोड़े से आपको एडजस्ट कर लेना, बहुत प्रॉपर आंसर बन गया। और मैंने इजीली आपको समझा भी दिया, ऐसा कैसा भी आ जाएगा तो आप इजीली उसको मिला लोगे। मतलब करना है कि उसका मीनिंग दिमाग में लगाओ, ईजी हो जाएगा। ऐसा है 8वां और है कि बात से जुड़े कुछ मुहावरे प्रचलित हैं, कुछ मुहावरों का प्रयोग करते हुए आपको लिखना है आंसर। अब मतलब वैसे तो और भी मैं लिख सकता था, लेकिन मैं 6-7 लिख दी, 6 लिखे हैं। 6 याद कर लो, बहुत है। आपसे तो एग्जाम में कोई 2-3 पूछेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि और कहीं आप जैसे कोई गद्यांश लिखो या फिर कोई निबंध वगैरह लिखो तो वहाँ पर ऐसे वर्ड का यूज़ कर लेना, तो आपकी हिंदी थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जैसे कि बातें बनाना, बातें बनाने का मतलब है कि बातें बनाना तो हमारी कोई पड़ोसी से सीखे। ये तो आपने देखा होगा, पड़ोसी चलते ही बातें बना लेगा। अगर अपन कहीं कभी कभार बाहर घूमने चले गए, लेट पे आ गए तो पता नहीं क्या क्या बातें कर लेगा, है ना। समझ रहे होंगे आप कि आज के लेट आ रहा है, रात को आ रहा है, ये वो सब बातें समझ रहे हो। मतलब पड़ोसी जो चाहे बातें बनाने, तो मतलब मुहावरे का प्रयोग क्या हो गया कि बातें बनाना तो कोई हमारे पड़ोसी से सीखे या फिर पड़ोसी से सीखे। दूसरा, बात का धनी। बात का धनी का मतलब है अपनी बात का पक्का होना। मैं यहाँ पर मनीष लिख दिया है, तो वैसे जैसे मैं भी बात का पक्का हूँ, मैंने अगर आपको कह दिया, प्रॉमिस कर दिया कि आपका कोर्स कराऊंगा तो कराऊंगा 100%। ठीक है, तो वैसे ही मनीष बात का धनी है, इसलिए मैं उसका विश्वास करता हूँ। फिर बात का बतंगड़ बनाना, ये तो अपने मोस्टली बुआ जी ज़्यादातर ऐसे होते हैं, तो मैंने वैसा ही प्रयोग लिखा कि हमारी बुआ का तो काम ही बात का बतंगड़ बनाना है। जब चाहे बात का बतंगड़ बना लेती है, जो मर्जी आई, मम्मी को कह देती है, पापा को कह देती है, ये वो सब। ठीक है, तो हमारी बुआ का तो काम ही बात का बतंगड़ बनाना है। ठीक है, अगला, बात गांठ में बांधना। ये बात तो अपने पेरेंट्स कहते हैं ना, बेटा मेरी बात गांठ बांध ले, तो मैं कह रहा हूँ सक्सेस हो जाएगा। ऐसे ये भी मैं आपको कहता रहता हूँ, मैंने आपको क्लास 10 में बहुत कहा है कि इस बात की गांठ बांध लेना कि ऐसा करना है, ऐसा करना है। तो वो वाली चीज़ है कि बेटा तुम मेरी बात गांठ में बांध लोगे तो ज़िंदगी भर खुश रहोगे। ऐसे बेसिकली हमारे पेरेंट्स हमें कहते हैं। फिर या फिर जो हमारा कुछ भला चाहता है वो हमारा ऐसे बारे में कहता है। बात बिगड़ जाना, ये तो कहता होगा कि अपना यार राजी खुशी सही काम हो रहा था, लेकिन तूने गुस्सा कर दिया यार, फालतू बात बिगड़ गई, मतलब तुम्हारे गुस्से के कारण आज बात बनी बनाई बात बिगड़ गई, लिख सकते हो। बातों ही बातों में, ठीक है, बातों ही बातों में, इसका मतलब बातों ही बातों में लुटेरे ने उसका सामान पार कर। कैसे ना, कैसे कोई लुटेरे जो आते हैं पहले आपको बातों में लगाएंगे, आपका दिल जीत लेंगे, अपन को विश्वास हो जाएगा। फिर जैसे अभी को पेपर में आती रहती है, जो गाँव की जो महिलाएँ होती है सीधी होती थोड़ी, तो वो कहते हैं कि आप है ना आपके ऑर्नामेंट्स दीजिए, में जो आपके ऑर्नामेंट्स का मतलब जो आपके वही सोने चांदी के जो गहने वगैरह है, तो उनको हम थोड़ा नया कर देंगे। तो जो चांदी की चीज़ें बेसिकली थी तो वो क्या करते हैं, कहते हैं कि हम थोड़ी इसकी पॉलिश करके साफ़ कर देंगे, तो वो पानी में उनको धोते हैं, पता नहीं ऐसा कुछ करते हैं, तो उसकी पूरी लगभग आधी बड़ी चांदी उसकी निकाल के ले जाते हैं। तो बहुत जगह ऐसी लूटमार हुई थी। तो वो चीज़ें बातों ही बातों में क्या करा, लुटेरा ने उसका सामान है जो है वो पार कर लिया, मतलब एज इट इज़ लूट लिया। तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था 8वां, और प्रॉपर अपन इसको लिख लिया। मैंने 6 लिखे, आप 4-5 भी कर लोगे तो बहुत है। फिर देखते हैं अपन, ये 8 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए। एनसीईआरटी के जो पीछे दे रखे थे अपने कंप्लीट। अब मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पीछे वाले क्वेश्चन करने से काम नहीं चलेगा, ध्यान रख लेने से इसका।
कुंवर नारायण की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए, तो चक्रव्यूह और परिवेश और हम तुम। परिवेश हम तुम, ये तो एक ही है जो अपने शानदार तरीके से वहाँ पढ़ लिया था। मैंने बड़ी मज़ेदार आपको हंसी मजाक वाली चीज़ें बताई थी जब वो कवि परिचय, लेखक परिचय, साहित्य परिचय, कुछ भी बोल दो, वो जो अपने एक ही क्लास में 1 शॉट में किया था उसमें बता दिया था। रिपीट है ये, तो याद हो जाएगा। अगला, कविता के बहाने शीर्षक कविता का कथ्य स्पष्ट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट। 2022 के अंदर जो दूसरी वाली कविता है ना, उसका कथ्य पूछा गया था, ठीक है। और इस बार इसका आने के चांस है। कथ्य का मतलब होता है मेन भाव क्या है, इसका मेन, इसका कथ्य या बात क्या है इसकी। तो कविता जो है वो चिड़िया की उड़ान और फूलों के विकास से भी अधिक। फिर सुन लेना, इस कविता में किन किन शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो चिड़िया का प्रयोग हुआ है और एक प्रयोग हुआ है फूलों का। तो कविता चिड़िया की उड़ान और फूलों के जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, उससे भी ज़्यादा, उससे भी अधिक काल्पनिक उड़ान और भावात्मक सुगंध वाली होती है। कविता तो पूरी की पूरी काल्पनिक है, जितनी चाहो, जो आपकी मर्जी, जो कल्पना आपकी और उसके अनुसार आप लिख दीजिए। वैसे अपने जो भाव है, जितने भाव प्रकट कर सकते हो उतनी अच्छी कविता बनेगी, तो उनकी सुगंध वाली होती है। कविता बच्चों के खेल जैसी बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड आनंदमयी होती है। लेकिन आज के युग में थोड़ा सा चेंज हो गया कि जो मैकेनिकल चीज़, यांत्रिकरण, मशीनरी ज़्यादा आ गई, तो इस यांत्रिकता के दबाव में कविता के अस्तित्व पर थोड़ा संकट आ रहा है। आज के लोगों के कविताएं वगैरह वो लिखने के उतनी डीप जाते ही नहीं है, इतना इंटरेस्ट थोड़ा सा खत्म हो रहा है, ये चीज़ है, ठीक है। अच्छा आंसर है। तीसरा, कविता की उड़ान तथा चिड़िया का क्या जाने। कविता की उड़ान भला, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, ये कोटेशन में लिखा हुआ है, इसका क्या मीनिंग है। तो आंसर ये होगा कि कविता और चिड़िया दोनों ही उड़ान काफ़ी ऊंची होती है, परंतु चिड़िया की उड़ान एक सीमित होती है, लिमिटेड होती है। मैंने आपको व्याख्या में बताया था। जबकि कविता की जो कल्पना अनुभूतियाँ हैं वो उड़ान असीमित होती है। भाई इसकी तो जितनी कल्पना करोगे असीमित, अनलिमिटेड होती है कविता तो, ठीक है। अतः चिड़िया कविता की उड़ान का अर्थ नहीं समझ सकती है, ये था। वही तो लिखा है भला क्या जाने, मतलब वो उसका मीनिंग नहीं समझ पाती है। फोर्थ है, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। इस पंक्ति का क्या मतलब है। तो बच्चों को खेल से आनंद मिलता है तो वे अपने पराये का भेद भूलकर खेल खेलते हैं। सही बात है। क्या लिखा, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। वैसे ही कविता रचना भी खेल के समान बहुत ही इंटरेस्टिंग, आनंदमयी होती है, ठीक है। उसमें काल्पनिक भाव सौंदर्य का चित्रण बहुत ज़्यादा उसमें समावित रहता है, भेदभाव रहित होता है और अति आनंदमयी होता है ना। बड़ी इंटरेस्टिंग होती है कविता, इजी है। पांचवा, जो 2022 में पूछा गया, तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कथ्य पूछा जा रहा है। बाद सीधी थी पर का कथ्य पूछ लिया, और ये जो मैंने आपको लिखवाया था, देखो ये इसका कथ्य आ सकता है सेकंड, ये कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। इसका ध्यान रखना। ये आया था 2022 में, बात सीधी थी पर कविता। बताओ, ये पीछे वाले क्वेश्चन तो है ही नहीं, तो मतलब पीछे वाले क्वेश्चन करने से काम नहीं चलेगा। आप राजी मत हो जाना, करके पूरे करने पड़ेंगे। बात सीधी थी, लेकिन हाँ ये है कि जो मैंने मोस्ट सेलेक्ट कर दिया ना, इनसे बाहर नहीं जाएगा। लगभग यही क्वेश्चन घूम के आना है, आंसर यही होंगे। बस हो सकता है कोई मामूली क्वेश्चन फेर बदल आ जाए, लेकिन आप उसको पहचान लोगे, ठीक है। बात सीधी थी पर कविता का मेन कथ्य स्पष्ट कीजिए, या फिर ऐसा आया था कि बात सीधी थी पर कविता का मूल भाव क्या है, मूल संवेदना क्या है। तो कविता में भाषा की सहजता, सरलता पर ध्यान देना चाहिए। सीधी सी बात को तोड़ मरोड़ कर कहने से उसका सौंदर्य या फिर उसका अर्थ ही नष्ट हो जाता है, वह सही ढंग से अभिव्यक्त नहीं हो पाती है, उसमें जटिलता आ जाती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा बात को तोड़ मरोड़ के नहीं पेश करना चाहिए, आराम से उसको ईजिली उसमें बात करना चाहिए, ठीक है। बहुत जैसी भाषा, सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। बात को कील की तरह ठोंक देना, इसका क्या मतलब है। तो जैसे अब मैंने कहा था कि चूड़ी मर गई, उसकी स्क्रू कसने, चूड़ी मर जाती, लास्ट में फिर क्या करता है वो जो मैकेनिकल लोग कहते हैं, ठोक देता है। सो चलो ठीक है, अब चूड़ी तो मर गई। तो चूड़ी मर जाने पर यदि पेज की कील की तरह ठोक दिया जाए तो मजबूत नहीं हो पाती है, फिर वो मजबूती, उसमें जो कसावट है वो कसावट खत्म हो जाती है, ठीक है। इसी प्रकार सरल बात को भाषा के कसावट के चक्कर में उलट पलट कर कहने से उसकी जो अभिव्यक्ति है उस अभिव्यक्ति में ढीलापन आ जाता है। जैसे कील के पेज जब मर जाते हैं, चूड़ी मर जाती है, तो उसमें ढीलापन रहता है हमेशा, वही चीज़ ये इसमें होती है। फिर है कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा, ये वर्ड आ जाए कोटेशन में। इस पंक्ति में निहित व्यंग्य तो कर रहा है कि यार क्या भाषा का प्रयोग किया तूने, कभी इजी भाषा नहीं सीखी क्या, मतलब ऐसा व्यंग्य कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है, व्यंग्य क्या है इसमें। व्यंग्य ये है कि अपनी भाषा को प्रभावी दिखाने के चक्कर में उसकी सहजता नष्ट हो जाती है। ये खूब सारे लोग ऐसा करते हैं, मुश्किल बना देते हैं और टिफिकल वर्ड यूज़ करते हैं, हम अच्छे लगेंगे, ये हो गए, कुछ भी नहीं होगा, अगले के समझ में तो आना चाहिए, तो वह सहजता नष्ट हो जाती है। और भाषा को तोड़ना मरोड़ना उसके सीधे सरल अर्थ को नष्ट करना होता है, ठीक है, जिससे कविता के भाव सौंदर्य की हानि होती है। जो कविता में जो भाव सौंदर्य होना चाहिए, लोगों को एक बार में समझ में आ जाना चाहिए, खत्म हो जाता है, उसकी हानि होती है। और ऐसा आचरण करना नासमझी मानी जाती है,
ठीक है, बहुत ईजी, अपने पहले पढ़ रखा है। और फिर 8वां है मुझे पसीना पहुँचते देख कर। अपने पढ़ा था ना जब व्याख्या पढ़ी थी कि मुझे पसीना, पसीना कब आता है जब हार्डवर्क करते हैं, जबकि होता ईजी है। देख कर कवि को किस कारण पसीना आ गया। तो देखो सीधी सरल बात को सहज अभिव्यक्ति न दे पाने से, यानी कि जो सीधी सरल बात थी उसको ज़बरदस्ती क्लिष्ट बना दिया, मुश्किल बना दिया। इस वजह से भाषा को क्लिष्ट सरलता की ओर लाने का जो प्रयास कर रहा था उसने कवि को पसीना आ गया। बहुत मुश्किल भाषा का प्रयोग किया, उसको फिर इजी बनाना चाह रहा था वो तो अब मुश्किल से इजी होगा, थोड़ा पसीना तो आएगा, तो थोड़ा इस वजह से उसको पसीना आ गया। और फाइनली ऐसा भी हुआ कि वो उसको इजी बना भी नहीं पाया, और ज़्यादा मुश्किल होती चली गई। इसलिए इसकी जो हेडिंग है वो क्या थी कि बात सीधी थी पर। ठीक है, तो काफ़ी परिश्रम प्रयास करने पर भी वांछित कार्य न हो पाने से पसीना आना स्वाभाविक था। हाँ ठीक है, जैसे अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन अटक जाते हैं, मुश्किल होते हैं, लेकिन अपन घुमा फिरा के सोल्यूशन कर लेते हैं। अगर हो गया तो ठीक है, अगर वो और मुश्किल होता चला गया, सोल्यूशन नहीं हुआ तो, है ना। जैसे फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं अपन, कुछ ऐसी डेरिवेशन या कुछ न्यूमेरिकल फंस जाता है तो, लेकिन वो फिर बड़ा हो जाता है, लेकिन फाइनली अगर उसका आंसर आ जाता है तो अपन राजी हो जाता है, ठीक आ गया, वही चीज़ है। लेकिन जब नहीं आया था कवि में, और मुश्किल होती चली गई थी, इसलिए उसको पसीना आ गया। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने 8 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिखे हैं, बाकी आपके एनसीईआरटी बुक वाले अगर इनको पढ़ के चले जाते हो तो बोर्ड के एग्जाम में इनसे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस पढ़ते जाना, मैं जिस अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, किसी भी चीज़ को हल्के मत लेना। हिंदी 80 नंबर का पेपर हिंदी का होता है, इसको दिमाग में बैठा लो। रोजाना आपको इसके स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, हमेशा मेरे साथ नोट करना है, ताकि कुछ खुद, इससे क्या होगा, नोट करने से क्या बेनिफिट होगा, हैंड राइटिंग सुधरेगी, गलतियों में सुधार होगा, और लिखने से मोस्टली 70% याद हो जाता है। ठीक है, ओके।